सामान कोई भी मतलब एक या एक से अधिक सामान फिर ऐसे से ले बोलना, सकते हैं फिर मैम। से बोलना, फिर से बोलना। यस, मैम एक बार। रिटेलर का मतलब जैसे गए हैं मैम, कोई हमको एक सामान लेना है मैम तो रिटेलर के पास जाएंगे, अगर थोक लेना है तो जहाँ वेरी होलसेलर गुड, होते हैं मैम वेरी वहां गुड, जाएंगे हम वेरी होलसेलर। गुड, एग्जैक्टली यही होता है जो किलो के हिसाब से तुमने कहा ना। संदीप, चाहे कैमरा ऑन कर लो तो मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा पाऊंगी। यस मैम। संदीप, स्विच ऑन योर कैमरा। ठीक है, वो किलो के हिसाब से एक्चुअली यही होता है। रिटेल का मतलब होता है कि जब जो भी आप प्रोसेस यूज करते हैं, जो भी आप चैनल्स यूज करते हैं, चाहे जिस तरीके से भी यूज करें, बट पूरे एक रिटेल एक प्रोसेस है जिसमें प्रोक्योरमेंट से लेकर के आप किसी भी तरीके से प्रोक्योर करते हैं सामान को, लेकिन उस सामान को एंड कंज्यूमर को कंजम्पशन के लिए, उसके फैमिली के कंजम्पशन के लिए जब हम सेल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उस बिजनेस को हम रिटेल बिजनेस बोलते हैं। समझ में आया? यानी कि अब हम चलेंगे धीरे धीरे, मैं आपको उस जगह पे भी, स्लाइड पे भी ले जाऊंगी और सप्लाई चेन के बारे में भी समझेंगे, पर अभी समझते हैं थोड़ा सा। सपोज करो कि ये मोबाइल है, ठीक है ना, इसको एमआई ने बनाया है, ठीक है, तो इसका मैन्युफैक्चरर कौन हो गया? एमआई की कंपनी है, राइट। लेकिन ये मैन्युफैक्चरर है, ये रिटेलर नहीं है, राइट। प्रोडक्शन यूनिट है इसका, ये बनाती है। ये बना करके किसको देती है? ये बना करके होलसेलर्स को देती है, होलसेलर्स को देती है, होलसेलर्स है। यस उसके मैम। बीच में एजेंट ब्रोकर्स भी आ सकते हैं। लेकिन अभी हम सिंपलेस्ट जो सप्लाई चेन है उस पर चलते हैं कि मान लो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को और दे देता है होलसेलर को। होलसेलर से वो चीज पहुंच जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर से कौन खरीदता है? हम और आप, यानी कि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो पर्सनल यूज के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए या अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए उस चीज को खरीदता है। तो मैं क्या हूं? आई एम अ कंज्यूमर। और मेरा किससे रिलेशन है? मेरा डायरेक्ट, मेरे मैं किसके टच में हूं? प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से, या रिटेलर से? रिटेलर मैं बिल्कुल, तो से मैम। रिटेलर और कंज्यूमर डायरेक्ट टच में होते हैं, इसीलिए रिटेलर उसको बोला जाता है जो डायरेक्टली किसी भी। अच्छा, एक ये भी नॉर्मली आप समझते हैं कि सिर्फ गुड्स को हम कंज्यूमर को सेल आउट करते हैं इसीलिए वो रिटेलर होंगे। रिटेलर सिर्फ गुड्स के लिए नहीं होता है, सर्विसेज के लिए भी रिटेलर होता है। जैसे कि किसी सर्विसेज का भी एग्जांपल ले ही लेते हैं अभी, ठीक है। सपोज करो कि हम एग्जांपल लेते हैं सर्विस में, पिज्जा हट का ले लेते हैं, ठीक है ना। मुझे तो ऐसे भी खाने पीने का चीज ही मैं ज्यादा एग्जांपल में लेती हूँ। तो मान लो पिज्जा हट का ले लेते हैं। पिज्जा हट इज व्हाट? इट्स, आपको लगता होगा कि मैम इसका तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी वही है। ये एक फ्रेंचाइजी है, ठीक है ना। तो रिटेलिंग का ये एक टाइप है, फ्रेंचाइजी भी रिटेलिंग का ही टाइप आता है, जिसके थ्रू आप सर्विसेज को देते हैं। अब फ्रेंचाइजी का क्या मतलब होता है मैं बताती हूँ। कोई भी आदमी पिज्जा हट नहीं खोल सकता है, ठीक है ना। मेरा कल को मन होगा और मैं चाहूँ कि अपना एक पिज्जा हट खोल, नहीं, आई हैव टू टेक फ्रेंचाइजी फ्रॉम द पिज्जा हट। जैसे आप स्कूल्स में भी देखते होगे, किड्जी, फुटप्रिंट्स, शैमरॉक, इस सब का आप चेन देखते हो ना, आपको ये बहुत जगह दिखता होगा। पिज्जा हट का आपको चेन दिखता होगा, मैकडी या डोमिनोज का आपको चेन। इट मींस जब चेन बिजनेस होता है तो इसका भी क्या होता है कि आप उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हो, उनके बेंचमार्क को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, आप फ्रेंचाइजी लेते हैं और उसी रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स, बेंचमार्क को फॉलो करते हुए आप सर्विसेज क्या करते हैं, आप डायरेक्ट सर्विसेज को कहां तक पहुंचाते हैं? कंज्यूमर तक। क्यों मैं बोल रही हूँ? मान लो कि सपोज करते हैं किड्स ही, ठीक है ना, सिर्फ दिल्ली में होता, सिर्फ मुंबई में होता है, या सिर्फ किसी एक मेट्रो सिटी में होता, तो ये हमारे पटना और हमारे बेगूसराय और लखीसराय और जो दरभंगा जोन है और छपरा, आरा, बलिया, वहां के बच्चों तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंच पाती ना। इसीलिए क्या करते हैं लोग कि अपना फ्रेंचाइजी देते हैं डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट जोन्स के लोगों को, और ये सर्विसेज को एक एंड से दूसरे एंड, यानी अल्टीमेट एंड क्या है, कंज्यूमर तक पहुंचाने का एक तरीका है। इसको हम बोलते हैं रिटेल चेन। समझ में आया? ठीक है। यस मैं मैम। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगी अभी, उसके बाद हम स्क्रीन में डायग्राम भी आपको दिखाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी सिंपल रिटेलिंग का मतलब तो तुम्हें समझ में आ गया है ना। यस रिटेलिंग मतलब किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस, वो सारा प्रोसेस, ऑल दोज प्रोसेस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू प्रोवाइड एनी गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर फॉर देयर एंड कंजम्पशन। यानी हम जब भी खरीदते हैं, अगर हम बिजनेस पर्पज से खरीदते हैं तो फिर वो रिटेलर और वो कंज्यूमर नहीं है, ठीक है ना, फिर तो हम बिजनेस करेंगे, राइट, ठीक है ना।
लेकिन डायरेक्टली हम आपको एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं तो वो रिटेलिंग का काम है। रिटेल मतलब खुदरा विक्रेता। अब तुम्हारा किलो का हिसाब वाला जो बात है वो अब होता है, क्योंकि किलो के हिसाब से हम खुदरे में कोई चीज लेते नहीं, तो हम टन और मन के हिसाब से लेते हैं, है ना? है ना? यस यस मैम। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने जो मैंने स्ट्रक्चर किया है कि आपको क्या क्या पढ़ाना है मुझे रिटेल मैनेजमेंट में। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ना। मार्केटिंग सिंस, इसीलिए मैं अभी शिल्पा मैम से पूछ रही थी कि आप मार्केटिंग पढ़ाती हैं क्या इनको, तो वो बोली एक्सक्यूज हाँ मी पढ़ा। हाँ बोलिए। मैम, एक क्वेश्चन है मैम। हाँ पूछो। जैसे कि मैम फ्रेंचाइजी के बारे में बताया, तो इसमें हम मान लेते मैम कि हम फ्रेंचाइजी ले रहे हैं मैम, यस, तो कंपनी के इसमें क्या फायदा होगा मैम? वो तो ब्रांड से ही, तो ब्रांड पे तुम निर्भर कर। फ्रेंचाइजी से लोगे ना किसी का, यस किसी मैम। भी कंपनी का जब हम फ्रेंचाइजी लेते हैं ना, तो उनको वो चीज जब वो हमको देते हैं तो हम, मैम प्रॉफिट का कुछ मुझे नहीं परसेंटेज पता, लेता मैंने है। किसी को, हाँ नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट का परसेंटेज लेता है। और शुरू शुरू में जब हम उनसे लेते हैं तो हम उनका रेट देते हैं, उनका कुछ फी बंधा हुआ है, वो फ्रेंचाइजी सभी को नहीं तो देते इसका हैं। ऑप्शन और होता है ना काफी, फ्रेंचाइजी का। हाँ काफी हैवी अमाउंट होता है वो, थोड़ा मतलब लाखों में ये अमाउंट आपको देना पड़ता है, तो आपको ये सर्टिफिकेट देते हैं और लाइसेंस देते हैं, फ्रेंचाइजी देते हैं कि यू कैन आल्सो स्टार्ट द बिजनेस एंड यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स, ऑल द पॉलिसीज ऑफ द सेम कंपनी। ठीक है, तभी वो किड्जी या तभी वो पिज्जा हट या तभी वो किसी जिसका भी आपने चेन लिया है उस चेन को आप फॉलो, अगर आप उनके स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करेंगे, उनके हिसाब से नहीं, वो आपको, जैसे अगर मान लो हम किड्जी का एग्जांपल लेते हैं, तो वो आपको पूरा बुक मटेरियल प्रोवाइड कराता है, पूरा अपना स्ट्रक्चर्ड जो उनका करिकुलम है वो आपको प्रोवाइड कराता है, और उसके बदले में आप उनको पैसा देते हैं। उनको ये फायदा होता है कि उनका नाम एक तो पहुंचा दूसरी जगह, ठीक है, और दूसरा आप उनको पैसा दे करके ये फ्रेंचाइजी ले रहे हो। समझ में आया? ओके मैम। समझ में आया? ये बिजनेस, Yes, अदरवाइज वो एक ही जगह रहता, एक ही जगह के कस्टमर को कैटर करते रहता, तो उसका भी नीड सेटिस्फाई नहीं होता, वो जितना ग्रोथ नहीं कर पाता, इतना पैसा मंथली नहीं। या मैम, एक कंपनी मंथली लेता है पैसा या ईयरली लेता है मैम? एक बार, सबसे पहले तो पहली बार जब आप ले रहे हो उनसे फ्रेंचाइजी, तो आपको एक मोटी रकम उनको देने पड़ती है, जो भी उनका होता है अपना फी वो। उसके बाद उनका एग्रीमेंट में एज पर एनुअल होता है एक्चुअली। ठीक है, हम चलेंगे अभी फ्रेंचाइजी में, बस मैंने तुम्हें सर्विसेज को समझाने के लिए बताया है। विल, अच्छा सर्विसेज का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एयरलाइंस, एयरलाइंस में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जो हमारा ये गो एयरलाइंस है, या फिर हमारा जेट एयरवेज इंडिगो। है, या फिर हमारा इंडिगो है, ये सब क्या है, डायरेक्टली हमको क्या करता है, सर्व कर रहा है ना, सर्विसेज डायरेक्ट टच में है ना हम इनके। जब हम इनके यहाँ जाते हैं तो कस्टमर को ये डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो ये भी कह सकते हैं आपकी रिटेलिंग है। हम चले जाओ तुम पेंटालून्स में, पेंटालून्स क्या है, रिटेलिंग बिजनेस है। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, Yes, अब ma'am. यस धीरे मैम। धीरे अभी तुम ये समझ लो कि खुदरा विक्रेता मतलब कि जो अपने सामान को होलसेलर से प्रोक्योर करके, मैन्युफैक्चरर से प्रोक्योर करके, किसी भी मे भी सिंपल चैनल भी हो सकता है, सीधा मैन्युफैक्चरर सीधा प्रोड्यूसर टू कस्टमर भी होता है, इस चैनल को बोलते हैं डायरेक्ट चैनल। सुन पढ़ा है इसके बारे में भी मार्केटिंग में? डायरेक्ट भी यस मैम। होता है, मैं बताती हूँ, एमवे डायरेक्ट है, ठीक है ना, उसके कुछ ब्रोकर्स हैं बस, या उसके कुछ एजेंट्स या जो भी हो तुम कहो कि वो रखते हैं, बस वही है, कोई मल्टीपल चैनल्स नहीं है उनके। आप जो टेली टेली मार्केटिंग देखते होगे, आप जैसे ही खोलते हो नाप तौल शुरू हो जाता है टीवी पे, देखा है, बहुत इरिटेटिंग लगता है। Yes. वो नाप तौल क्या है, टेली रिटेलिंग है, ठीक है ना। वो टेलीविजन के थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है, उसने कहीं प्रमोशन नहीं करा रखा है, किसी को एम्प्लॉय, किसी को होलसेलर ब्रोकर नहीं है उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर, वो डायरेक्ट आपको अपने एंड से, अपने स्टॉक से आपको क्या करता है, सामान डिलीवर करता है। समझ में आया? ये भी यस रिटेलिंग मैम। का एक, तो हम चलेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई रिटेलिंग है। कॉमर्स बिजनेस भी डायरेक्ट करते हैं मैम। ई-कॉमर्स बिजनेस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ रिटेल बिजनेस। चलेंगे हम उस सब में, लेकिन अभी सिर्फ रिटेलिंग का तुम अपना पुराना याद रखो कि जब भी हम किसी दुकान में जाते हैं और डायरेक्ट दुकानदार से एंड कंज्यूमर तक कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंचता है, तो उस मार्केटिंग प्रोसेस को हम रिटेल मार्केटिंग प्रोसेस बोलते हैं, राइट? चलो अभी मैं एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ।
हो गया। अब ये डेफिनेशन है, देखो, रिटेलिंग इज अ सेट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मैंने बोला ना, चाहे आपको जो भी एक्टिविटीज करना है, चाहे आपको जो भी प्रोसेसेस करना है, बट इट इज अ सेट। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही काम है, इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। पढ़ेंगे हम फंक्शंस के बारे में, फीचर्स के बारे में, अभी स्टार्ट करते हैं। इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू कंज्यूमर्स फॉर देयर पर्सनल और फैमिली यूज। इट इन्वॉल्व्स बोथ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, यानी कि इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं, आप दोनों ही डिलीवर करते हैं कस्टमर तक। और वो सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज जिससे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में कुछ भी हम वैल्यू ऐड करते हैं, जिसके थ्रू वो सीधा कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास पहुंचता है। क्यों? पर्सनल यूज के लिए या फैमिली यूज के लिए, राइट? बिजनेस पर्पस के लिए हम ये नहीं करते हैं रिटेलिंग। रिटेलिंग हम कंजम्पशन के लिए करते हैं। ओके, ठीक है। Any business entity which sells goods to the end users, कोई भी बिजनेस एंटिटी जो सामान को एंड यूजर तक पहुंचाता है या उसको कंज्यूमर तक, एंड यूजर मतलब जो उसको यूज करने वाला। जैसे हम, मैं इस मोबाइल को यूज कर ली, ठीक है ना, अब ये बिजनेस, ये क्या हो जाएगा, अब ये यूज हो चुका है, अब ये मैं उसको फर्दर बेचूंगी नहीं, अगर बेचूंगी तो रीसेल में जाएगा। अब इसको हम सेल नहीं कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड हैंड, राइट? रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगा। हाँ, इसका रीसेल वैल्यू नहीं होगा, ये सेकेंड हैंड हो जाएगा। तो हम जब किसी भी एंड यूजर को कोई भी सामान पहुंचा, कोई भी एंटिटी, आदमी हो या बिजनेस हो, ठीक है ना, वो बिजनेस भी हो सकता है, कोई भी एंटिटी जब से गुड्स को बेचता है, एंड यूजर तक पहुंचाता है, वो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। अब समझ में आया? देखो, मैं ये बोल रही हूँ कि मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, यानी कि वो खुद प्रोड्यूस करे और खुद डायरेक्टली कस्टमर तक उसको पहुंचा दे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सब्जी बेचने वाला, ठीक है ना, अपने खेत में सब्जी उगाता है और सीधा सब्जी मंडी में अपना सब्जी बेचता है, डायरेक्ट कंज्यूमर को, किसी ब्रोकर को नहीं। रिटेलिंग में है, समझ में आया? मैम इसके लिए कंपनी एक है ना, ये वेस्टीज भी ऐसी करती है ना मैम? क्या? वेस्टीज? मैं नहीं समझ पा रही हूँ तुम क्या बोल रहे हो। मैम वेस्टीज, वेस्टीज। वेस्टेज? हाँ यस मैम। डायरेक्ट सेलिंग करती है वो तो। मैं डायरेक्ट सेलिंग भी रिटेलिंग का एग्जांपल हो सकता है, मैं यही बोल रही हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ रिटेलिंग। मैं यही बोल रही हूँ कि देखो, कोई भी बिजनेस एंटिटी या कोई भी व्यक्ति जो सामान को एंड यूजर या कंज्यूमर तक पहुंचाता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो होलसेलर हो या फिर वो रिटेलर हो, उसको हम बोलते हैं कि वो रिटेलिंग बिजनेस में है, वो रिटेल का बिजनेस कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है ये अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट अपना सामान मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करके कंज्यूमर के पास पहुंचा देता है, तो वो भी रिटेलिंग कर रहा है। यानी कि आपको थोक में नहीं दे रहा है, आपको आपके जरूरत के हिसाब से आपको सामान बेच रहा है। समझ में आया? अब तुम्हारे दिमाग में आया कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट क्यों सेल करेगा या प्रोड्यूसर डायरेक्ट क्यों सेल करेगा। ठीक है, जो बिग हाउसेस होते हैं, जो बहुत बड़ा बिजनेस हाउस होता है, वो नॉर्मली डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, देखिए रेमंड का नाम सुना है तुमने? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. रेमंड क्या बहुत Yes, बड़ा ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, इट इज वन ऑफ द पियोनियर इन दिस रिटेल सेक्टर। रेमंड ने अपना एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस करना शुरू किया था, ठीक है ना। उसने क्या किया, रेमंड के मालिक ने, सॉरी रेमंड नहीं, किशोर बियानी का एग्जांपल, हम आएंगे उस पे भी। रेमंड ने क्या किया कि फैब्रिक्स का अपना एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस शुरू किया, जिसके बहुत सारे आउटलेट्स हैं अलग अलग जगह पे, और वो खुद मैन्युफैक्चरर है और वो खुद क्या करते हैं, बेचते भी हैं। किसको? डायरेक्टली कंज्यूमर को। थ्रू व्हाट? थ्रू देयर स्पेशलाइज्ड स्टोर्स। स्पेशलाइज्ड स्टोर्स मतलब वो रेमंड का ही सामान उस ब्रांड, आपको उस दुकान में मिलेगा, बाकी किसी ब्रांड का सामान नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस मैम। Yes, समझ, अब बताओ। यस मैम। डायरेक्टली आउटलेट पर ना मैम? हाँ, डायरेक्टली। तो अब आपको पता चला कि मैन्युफैक्चरर भी रिटेल कर सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरर जब रिटेलिंग करेगा तो रिटेलिंग यानी वो एंड कंज्यूमर को देगा। अगर मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा है तो फिर वो रिटेलिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि वो रीसेल के पर्पज से होलसेलर को बेच रहा है। समझ में आया ना? तो होलसेलर भी रिटेलिंग कर सकता है। होलसेलर रिटेलर को ना दे करके सीधा सामान कहाँ पर पहुंचा दे, सीधा सामान कंज्यूमर को बेचे सस्ते दामों पर। समझ, मैं बताऊंगी ऐसे एग्जांपल्स आपको दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप समझ लीजिए, all those business, all those persons who is involved in procuring the goods or services and finally
delivering these goods and services to the customer for their use, for their personal use, is can be said to be engaged in retail business, right? वो किस चैनल से जाता है, वो किस तरीके से करता है, वो थोड़ी देर के लिए, इससे कोई मतलब नहीं। यानी कि कहीं से भी अगर वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास पहुंच रहा है तो वो रिटेलिंग कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़े? Yes, ma'am. ठीक है, Yes. चलो अब इसमें क्या है कि एक हम लोग पढ़ेंगे इसका सप्लाई चेन, लेकिन सप्लाई चेन से पहले मैं आपको इवोल्यूशन ऑफ रिटेल बिजनेस पढ़ाती हूँ। इवोल्यूशन मतलब कैसे ये इवॉल्व हुआ था। तो मैं क्या लगता है कि रिटेल बहुत नया है? नो मैम। मैम बहुत पुराना है। No, मैम। जैसे जैसे पुराना है, कितना पुराना बताओ? मैम रिटेलर तो बहुत पुराना है मैम, काफी। हाँ मुझे बताइए, एक आध एग्जांपल बताइए पुराने रिटेल। हाँ रिटेल पुराना है, इतना तो कम से कम आप लोग जानते हैं कि रिटेलिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है। यानी हिस्ट्री होगा कुछ रिटेलिंग का। देखो, सिंस द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब से ह्यूमन बीइंग इस धरती पर आया है तब से वो क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है गुड्स को। ठीक है ना, कुछ ना कुछ दे रहा है, कुछ ना कुछ ले रहा है, राइट? इतना तो होगा। तो बहुत पुराना एक सिस्टम था, बार्टर सिस्टम, जिस समय पैसे रुपए नहीं हुआ करते थे लोगों के पास। ठीक है, तो क्या करते थे, तो 4 किलो चावल के बदले 2 किलो, हाँ, एक्सचेंज कर लेते थे। ये भी एक रिटेलिंग था। क्यों? क्योंकि आपको दाल की जरूरत है, मुझे गेहूं या चावल की जरूरत है, तो आपका दाल का नीड सेटिस्फाई हो गया, मेरे चावल या गेहूं का नीड सेटिस्फाई हो गया, और हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया, गुड्स को गुड्स के बदले में दे दिया। इट इज नोन एज बार्टर सिस्टम। ठीक है ना, वो बार्टर सिस्टम भी रिटेलिंग का एग्जांपल है, क्योंकि एंड यूज के लिए दे रहे हैं हम इसको, बेचने के लिए नहीं देते थे ना बार्टर करके। नो नो मैम। ठीक है, 4 भैंस के बदले में 2 शीप खरीद लिया। ठीक है, बार्टर सिस्टम ये सब चलता आ रहा है ट्रेडिशनली हम पहले से, क्योंकि पहले करेंसी नहीं था। ठीक है ना, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी ये रहा है, एथेंस में, ग्रीस में, हर जगह ये रहा है कि पीपल एक्सचेंज गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स ओनली व्हाट दे नीड। दिस इज नोन एज बार्टर सिस्टम। तो रिटेलिंग तो उतना पुराना है। इसके अलावा हाट, मंडीज, मेलाज, हाट वगैरह कभी सुना है तुमने? गांव में हाट लगता है, आज के दिनों में भी रूरल एरियाज में हाट लगता है। लोग कहते हैं मंगल बाजार होता था। बिल्कुल, लोग बोलते हैं मंगल बाजार है, बुध बाजार है, फलाना है, चिलाना है, रोड पे जो लगता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या होता था, वो एक खाली जगह पे लगाया जाता है, और जो भी जरूरी की चीजें होती थी, गांव वाले जाते थे और अपनी जरूरत की चीजें उस बाजार से खरीद के लाते थे। इज इट नॉट द एग्जाम्पल ऑफ रिटेल ओनली? अब प्रॉब्लम, मेला में क्या होता था, आप एंटरटेनमेंट भी कर रहे हो और अपनी जरूरत की चीजें भी खरीद रहे हो। मंडीज, जहां पे आप जाते हो, गेहूं, दाल, अनाज और सब्जियां खरीद के लाते हो, फ्रूट्स खरीद के लाते हो। इसीलिए मैंने कहा कि कोई भी जो फार्मर है, जो फल या फिर सब्जियां उगाता है और डायरेक्ट खुद ही मंडी में जाके बेच देता है, वो मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोड्यूसर भी है और वो रिटेलर भी है। समझ में आया? क्योंकि वो रिटेल रेट पे डायरेक्ट कस्टमर को बेच के आता है। उसको बीच में देखो, जब बीच में कोई होता है तो क्या करता है, वो अपना भी मुनाफा देखेगा ना। तो मान लो कि तुमसे वो लेता है 50 रुपए में सामान प्रोड्यूसर से, और वो बेचेगा 60-70 रुपए में, तो उसका 10-20 रुपए का ये मुनाफा भी वो किसी को नहीं लेने देता, वो प्रोड्यूसर जो खुद ही रिटेलिंग करता है। भाई सस्ता बेचे, महंगा बेचे, सारा मुनाफा मेरे जेब में आएगा। समझ में आया? तो ये भी एक रिटेलिंग का पैटर्न रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ रिटेल जब था तो हार्ट्स थे, मंडीज थे, बार्टर सिस्टम तो मैंने आपको बताया ही, ये सारा कुछ था। इसमें क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी होता था, और साथ ही इंटरटेनमेंट का भी ये एक जरिया था, जहां लोग सोशलाइज करते थे, लोग जाते थे इकट्ठा होकर के और खरीदते थे, घूमते फिरते थे और आ जाते थे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया। उसके बाद पीडीएस बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। राशन याद है, राशन स्टोर होता था पहले, अभी भी होता है, लेकिन बहुत कम लोग यूज करते हैं, जहां से आप चीनी, चावल, गेहूं, तेल, और पुराने जमाने में कपड़े भी। पता है तुम्हें नहीं मालूम होगा, पर मुझे मालूम है, मैंने देखा, मैंने भी नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा फेंटेड मेमोरी है कि राशन के दुकान में कपड़े भी पहले मिलते थे। ठीक है, सस्ते रेट के कपड़े, गवर्नमेंट का वो इस्टेब्लिशमेंट होता था जिसको रिटेल बोलते हैं, जो अभी भी एग्जिस्ट करता है अपने देश में कई जगहों पर, जहां से आप सस्ते और सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको अनाज या तेल या चीनी या जो भी सामग्री है वो मिल जाता है। ठीक है, ये पीडीएस होता है। प्राइसेस ना मैम, क्या? जैसे कोई भी इंटरप्राइजेस जो होता है वहां पे हर एक सामान मिलता है ना मैम,
इंटरप्राइजेस की बात नहीं कर रही हूँ मैं तुम्हें याद दिला रही स्टोरी। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे अपना राशन स्टोर सब है ना, जो गवर्नमेंट के राशन, जिसका राशन कार्ड होता है आपके पास, नाम जहाँ होते हैं, yes, ma'am. बिल्कुल, जो सामान बहुत मिलता सस्ते, है। हाँ, तो वो पीडीएस हो गया, वो हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां से आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे अपने कंज्यूमर को प्रोवाइड कराते हैं, अपने पीपल को प्रोवाइड कराती है। और गवर्नमेंट का ये सेटअप है, ये एक्चुअली सरकार ब्रिटिशर्स की तरफ द्वारा, से मैम कम हाँ, दाम में दिया जाता ये ब्रिटिशर्स द्वारा एस्टैब्लिश किया गया ये प्रचलन था, जिसको अभी भी, जो हमारे बहुत सारे जगहों पे अभी भी लागू होता है, और जनता को इससे कम दामों पे एक ही जगह पे सारे सामान मिलने का उस समय भी था, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, ये महाराष्ट्र में भी है, अलग अलग नाम से अपना बाजार और अलग अलग नाम से इसको बेचा जाता है। पीडीएस के बाद आया खादी विलेज इंडस्ट्री। आप लोगों को नहीं मालूम होगा क्योंकि आप लोग गाँव से हैं या नहीं है, आई डोंट नो, या फिर आप इस जमाने के हैं, शायद आपके जमाने में अब तो बहुत सारे खादी ग्राम उद्योग का मेरे ख्याल से खत्म सा हो गया है ये सब। लेकिन मैंने देखा हुआ है खादी ग्राम उद्योग, हमारे गांव में था और हम लोग कभी कभी जाते भी थे उस उद्योग में। वहाँ वो भी गवर्नमेंट का सेटअप होता था, वहां उनके एम्प्लॉइज होते थे, उनको घर रहने के लिए दिया जाता था सरकार की तरफ से। वो खादी वस्त्रों को प्रमोट करने के लिए ये KVIC, द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ठीक है ना, उसको प्रमोट किया गया था। और बहुत सारे 7050 तो KVIC के स्टोर्स अभी भी अपने कंट्री में हैं, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। ठीक है, केंद्र, इसको बोलते हैं भंडार, बोलते थे हम लोग KVIC के अंदर जो होता है ना, उसको बोलते हैं केंद्रीय भंडार। वहां पे जाकर के आप कॉटन बेचते थे। गांव में पता है, तुम लोग चरखा चलाते देखते होगे किसी को, उससे कॉटन से सूत निकालते हुए देखते होगे, धागा, उस थ्रेड को इस खादी भंडार में जाकर के दे दिया जाता था। और ये वो सारे थ्रेड्स इकट्ठा जहाँ भेजते थे, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता था खादी के वस्त्रों का। ठीक है, तो ये पूरा चलता था कोऑपरेटिव, ये सब गवर्नमेंट का चलाया हुआ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन से। महाराष्ट्र में बॉम्बे बाजार है, सहकारी भंडार से, बहुत सारे आपको सहकारी भंडार से वहां मिल जाएंगे, अपना बाजार मिल जाएगा, जो कि रिटेल का बिजनेस करता है कम रेट पर। अगर बिचौलिया आएंगे तो दाम बढ़ेगा, दाम भागेगा, इसीलिए उसको कम से कम रेट पर गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव स्टोर्स द्वारा सीधा मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने का। दीज आर द सोर्सेज। ठीक है, राशन का मैंने एग्जांपल दिया आपको, मैंने खादी विलेज स्टोर्स का एग्जांपल दिया, खादी भंडार का एग्जांपल दिया, ये सारे भी रिटेलिंग के एग्जांपल्स हैं। कैसे ये इवॉल्व हुआ, हिस्ट्री क्या है, मैं वो बताने जा रही हूँ। और अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, मैं वहां पे चलूंगी। अभी हम पुराने जमाने में हैं, ठीक है ना, आपके जमाने से पहले वाले जमाने, आपके पापा वाले जमाने में। अब धीरे धीरे हम आपके जमाने में आएंगे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, अब क्या है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे पहले ट्रेड पे, पता है ना तुम्हें। 1990 से पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारी चीजों को आप खुला ओपन मार्केट में नहीं बेच सकते थे या टैक्स लगाए जाते थे। तो वो सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं हो पा रहा था। बाद में एक फ्रेंडली मार्केट एटमोस्फेयर क्रिएट करने के लिए 1991 में जब LPG आया, ये आपको सबने बताया होगा, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का जब दौर आया, ठीक है ना, उस समय बहुत कुछ को ओपन अप किया गया। मार्केट में फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अलाउ किया गवर्नमेंट ने, क्या फ्रीली मूव कर सकते हो। सिर्फ डोमेस्टिक मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं, इवन आप बाहर के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए गए, बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए गए टैक्स में, और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स में, डॉक्यूमेंटेशंस में, जिससे क्या आप फ्रीली गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह या फिर सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो सिनेरियो क्रिएट हुआ, इसमें रिटेल को एक बूम मिला, एक किक मिला, और रिटेल बिजनेस इसके बाद से काफी ज्यादा फ्लरिश हुआ। ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे यहाँ जो अब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पे हम आएंगे धीरे धीरे, लेकिन यहाँ तक तो समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट स्टोर्स जो थे पहले, नलीज है, काफी पुराना है, ठीक है ना, बहुत पुराना है, जिसके आपको स्टोर, ये साउथ इंडियन स्टोर है जो साउथ इंडियन सिल्क साड़ीज में और सिल्क के फैब्रिक्स में डील करता है। इसका बहुत सारा स्टोर है, बहुत लंबे समय से है। इसी तरह बिबेक्स का है, ठीक है ना, वो एक ब्रांड है, एस्टैब्लिश्ड है, जो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो मैंने बताया था, रेमंड ने एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस के रूप में इसको शुरू किया, ठीक है ना। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक्चुअली पियनियर है रिटेलिंग के क्षेत्र में,
तो रेमंड ने अपना एस्टैब्लिश शोरूम के थ्रू, स्पेशलाइज शोरूम के थ्रू अपने फैब्रिक्स को प्रमोट करना शुरू किया और बेचना शुरू किया। और अब इसका अक्रॉस द वर्ल्ड 20,000 रिटेलर्स हैं अभी और 429 शोरूम्स या उससे अधिक है इस कंट्री में। ठीक है, तो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ रिटेल। तो अब हम इस पर चलते कि पहले पुराना फॉर्मेट क्या था। मैंने आपको हाट बताया, बार्टर सिस्टम बताया, हाट बताया, मेला बताया। पुराना सिस्टम क्या था, उससे भी पुराना सिस्टम है इटिनरेंट सेल्समैन। इसका मतलब समझते हो? साइकिल पे लेकर के कोई सन पापड़ी बेचने आता था, किसी ने देखा है इस क्लास में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. वो वही Yes, था, वही Yes, था ma'am. जो घूम घूम के बेचता है ना ठेला Yes, पे, Yes, समझे, ma'am. साइकिल पे। अब Yes, मैं ma'am. नहीं देखती यार, अब तुम लोग ज्यादा लकी हो, मुझे नहीं मिलता। Yes. नहीं तो मुझे वही सोन पापड़ी पसंद था, मुझे ये हल्दीराम का सोन पापड़ी पसंद भी नहीं है, मुझे वो साइकिल वाला सोन पापड़ी ज्यादा पुराना अच्छा जमाना वाला टेस्टफुल था। बिल्कुल। और सस्ता मिलता था ना, पेपर के बदले भी दे देता था, Yes, पेपर ma'am. दे देते वो थे। भी सामान Yes, exchange दूध का करके प्लास्टिक के बदले मिलता था। बताओ तो अब हम use आप तो सब आपको मालूम है, ठीक है ना, आप लोग तो सब कुछ यूज कर चुके हैं। मैं बोलती हूँ कि पुराने जमाने की बात है। दीज आर द इटिनरेंट सेल्समैन, जो घूम घूम कर सामान को बेचते हैं। पता है तुम्हें, पान पराग का जो बिजनेस किया है ना, वो भी पहले पान घूम घूम कर बेचता था और फिर वहां से उसके दिमाग में आइडिया आया कि ये पान तो खराब हो जाता है, मैं जब घूम घूम कर बेचता हूँ, शाम तक जो बिका वो बिका, उसके बाद ये खराब हो जाता है, यूज नहीं हो पाता है, मैं क्या करूं। और वो पूरे दिन सुबह साइकिल से निकलता था और दिन भर पान को बेचता रहता था साइकिल पे। फिर उसने आइडिया निकाला कि क्यों ना मैं कुछ उसका ऑल्टरनेटिव निकालूं, और फिर उन्होंने पान पराग जो है ना उसका इजाद किया, जो खराब नहीं होगा, एक बार आप पैकेज रखेंगे और जगह जगह पे बेच सकेंगे। ठीक है ना, शॉप पे दे सकते हैं। बिल्कुल। तो वो भी क्या है, उस तरह के जो शुरू में जो साइकिल या ठेले से जो हम घूमकर बेचते हुए अभी भी किसी को देखते हैं, वो भी रिटेलिंग है, बट दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स एंड इटिनरेंट सेल्समैन हम उसको बोलते हैं। उसके बाद हार्ट्स आप ऑलरेडी जानते हो, मेलास, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक है, ये मेलास हुए। मेला में जाकर के जब हम कुछ खरीदते हैं जो सामान, वो भी उसमें भी बहुत कुछ होता है, गांव घर में उसमें भी बहुत कुछ मिल जाता था, जो लोग याद से ध्यान से रखता था कि बुधवार को मेला लगने वाला है तो हम ये सामान खरीद कर लाएंगे मेला से। ठीक है, मंडी जहाँ पे जाकर के आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स वगैरह खरीद सकते हैं, ये सब कुछ अवेलेबल होता है मंडीज में। ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट था, ये हमारा पुराना फॉर्मेट था, लेकिन रिटेल का ही टाइप है ये। ठीक है, अभी जो फॉर्मेट है स्टैब्लिश्ड फॉर्मेट, अभी पर तो जाते भी नहीं है, अभी तो और भी बहुत कुछ आ गया। इसके बाद हम आए तो एस्टैब्लिश्ड फॉर्म में मॉम एंड पॉप बहुत सारे शॉप्स होते हैं, मॉम एंड पॉप शॉप बोलते हैं, जो फैमिली द्वारा रन किया गया छोटा छोटा बिजनेस हाउसेस होते हैं। आप बोल सकते हो कि नेबरहुड जो शॉप होता है ना, जो हम हर एक के कॉलोनी मोहल्ले में एक आध तो होता ही होगा, दो भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो किराना का दुकान होता ही होगा, उसी को बोलते हैं मॉम एंड पॉप शॉप्स, जहाँ पे आपको डेली यूज की ग्रोसरीज के या फिर ऐसे छोटे मोटे आइटम्स मिल जाते हैं, और वो फैमिली द्वारा नॉर्मली हस्बैंड वाइफ या कोई बच्चे मिलकर के उस बिजनेस को रन करते हैं। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मॉम एंड पॉप शॉप्स। कन्वीनियंस या डिपार्टमेंट स्टोर हो गया। आप कन्वीनियंस या डिपार्टमेंट स्टोर अब आप कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको आपके ही एरिया में एक बहुत बड़ा शॉप मिलेगा, जिसमें ऑलमोस्ट वो सब कुछ रखा रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, और आप जाकर के उसमें से शॉपिंग कर सकते हो। आप खुद से सामान उठाते हैं, खुद से रखते हैं, खुद से हटाते हैं, आपको कोई चुन कर देता नहीं। हाँ, इफ यू नीड असिस्टेंट यू कैन आस्क फॉर असिस्टेंस और हेल्प, अदरवाइज हम खुद ही जाते हैं कन्वीनियंस स्टोर से। इस तरह से डिस्प्ले मैनेजमेंट किया जाता है कि आपको जो भी लेना होता है दिख जाता है और आप अपने जरूरत के सामान को उठा सकते हो। दीज आर द एग्जाम्पल। हम इस पर और चलेंगे डिटेल में टाइप्स ऑफ स्टोर्स पे, लेकिन अभी आप समझिए कि ये सब क्या है, रिटेल का एस्टैब्लिश्ड फॉर्मेट्स है। दीज आर अनऑर्गेनाइज्ड। ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज नहीं था, जरूरी थोड़ी ना जो आज साइकिल पे चल के आया वो कल भी आएगा, नहीं था ना, वो फिर कल किसी और इलाके में जाएगा, परसों कहीं और जाएगा। तो ये अनऑर्गेनाइज था, इसको आप बहुत ज्यादा प्लान नहीं कर सकते थे, बट दीज आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ फॉर्मेट्स ऑफ रिटेल स्टोर्स। उसी तरह मल्टी ब्रांड शोरूम, मल्टी ब्रांड शोरूम्स मतलब मल्टी ब्रांड शोरूम्स का एग्जांपल ले लो, शॉपर्स स्टॉप। ठीक है ना, बहुत शॉपर्स स्टॉप्स में बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे आपको उसमें, लेकिन रेमंड में सिर्फ रेमंड का मिलेगा। तो वो क्या हो गया, वो आपको वैसे स्टोर, हाँ, वो
जो स्पेसिफिक एक ही तरह के ब्रांड्स में एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स, EBO, ठीक है। लेकिन मल्टीपल ब्रांड शोरूम में आपको एक ही छत के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स के सामान मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको शॉप स्टॉप बताया, लाइफ स्टाइल बताया, वेस्ट एंड्स बताया, ये सब क्या है, इसमें आपको बहुत सारे ब्रांड का सामान मिल जाएगा। और बहुत कुछ, सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं, बहुत कुछ मिल जाएगा, घड़ी मिल जाएगी, परफ्यूम मिल जाएगा, चप्पल मिल जाएगा, पर्स मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। एंड डिफरेंट ब्रांड्स के मिल जाएंगे, राइट। फेयर प्राइस शॉप्स, जिसके बारे में हमने भी बात की, फेयर प्राइस शॉप्स वही जो सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट राशन या फिर केंद्रीय खादी विलेजेज के थ्रू, स्टोर्स के थ्रू जो आपको सब्सिडाइज रेट पे जो जरूरत के सामान को उपलब्ध कराता है, उसको PDC पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव्स, जो मैंने बताया कि कोऑपरेटिव्स भी गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलता है और वो भी लोकल जो रिटेलर्स, लोकल जो कंज्यूमर है उनको कम रेट पर सामान प्रोवाइड कर रहे हैं। और पान बेरी शॉप जो आप नुक्कड़ में देखते हो, जो छोटे मोटे जरूरत के सामान आपको जहां से मिल जाता है, ठीक है ना, खाने पीने का, बिस्किट, चॉकलेट, छोटा मोटा कुछ कुछ मिल जाता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, बट दीज आर एस्टैब्लिश्ड, ये घूमते नहीं रहते, ये एक जगह रहते हैं और कभी भी आप जा सकते हैं, कभी भी आप सामान ले सकते हैं, ठीक है। ये एस्टैब्लिश्ड फॉर्मेट्स है। और अब जो अभी का ट्रेंडिंग है उस पे चलते हैं, इमर्जिंग फॉर्मेट्स। अब समझ में आ गया ट्रेडिशनल फॉर्मेट क्या था, एस्टैब्लिश्ड फॉर्मेट्स क्या है, और ये है इमर्जिंग फॉर्मेट्स जो आ रहे हैं। अब आ क्या रहे हैं, आ चुके हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स। मैंने बताया एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स का मतलब डब्लू का अपना स्टोर, जारा का अपना स्टोर, ठीक है। और भी, हाँ, रेमंड का जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि रेमंड का अपना एक्सक्लूसिव स्टोर, बाटा का अपना एक्सक्लूसिव स्टोर, लिबर्टी का अपना एक्सक्लूसिव स्टोर्स, और भी एग्जांपल मोची का, मेट्रो का, और भी तुम किसी भी चीज का लोग, उनका अपना एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर है जिससे वो अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं और उनके ब्रांड के प्रति जो एक उनका गुडविल होता है वो भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये एक है। हाइपर मार्केट्स एक एग्जांपल है। इंटरनल रिटेल्स जो करते हैं अपने ही सामान को अपने मार्केट में, गोदरेज का होता है, गोदरेज एग्रोवेट में मैंने एक्चुअली इंटर्नशिप किया था, तो बॉम्बे में मुझे काम मिला था कि जहां जगह या स्टोर्स है उसके आप डिस्प्ले को रीड करिए और डिस्प्ले में और क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत पड़ सकती है वो आप देख करके मुझे लगी। तो मैं बहुत जगह घूमी थी। एक्चुअली वो क्या करते हैं, फार्मर्स से, रिलायंस भी ऐसा करता है, फार्मर्स से वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अभी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब ऐसे कॉर्पोरेट्स का के साथ फार्मर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अपने खेत में जो भी आलू उगाएंगे सीधा उस कंपनी को बेचेंगे। तो सीधा उन्होंने गोदरेज एग्रोवेट को बेचा। उनके पोल्ट्री में जितने भी चिकन होते हैं वो सारा चिकन जाता है कहाँ पे, गोदरेज में जाता है, उसके चिकन नगेट्स बनाते हैं, या फिर जो स्टोर करके जो फूड आइटम्स रखा जा सकता है वो बनाते हैं और डीप स्टोरेज में रखा जाता है और उसको डायरेक्ट कस्टमर तक बेचा जाता है थ्रू देयर इंटरनल रिटेल चेन, जिसको मैंने बोला गोदरेज एग्रोवेट। आप गूगल करो आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये सारे नाम मिलेंगे और भी बहुत सारे नाम मिलेंगे जो इस तरीके के बिजनेस में है और अपने ही द्वारा प्रोड्यूस किए गए सामान को प्रोसेस करके बेचता है अपने ही रिटेल चैनल्स के थ्रू, आउटलेट्स के थ्रू। मल्टीप्लेक्सेस तो आपको पता ही है, जहाँ पे मूवीज भी है, एंटरटेनमेंट का साधन भी है, स्टोर्स भी है, शॉप्स भी है, सब कुछ है, खाना पीना भी है, एवरीथिंग मल्टीप्लेक्सेस बोलते हैं हम। मॉल्स या स्पेशलिटी मॉल्स बोलते हैं। रूरल ओरिएंटेड फॉर्मेट्स होते हैं, चलेंगे इस पे भी। फास्ट फूड आउटलेट्स जो मैंने बताया, मैकडी है, पिज्जा हट है, या फिर ऐसे बहुत सारे आउटलेट्स हैं जहाँ पे जो नेरूलाज हैं, और बताओ तुम लोग, KFC है, फास्ट फूड आउटलेट्स है। अब ये फ्रेंचाइजीज है, दीज आर फ्रेंचाइजीज, राइट। अब यहाँ पे एक नियम कानून है, ठीक है। सर्विसेज गैलरीज, जहाँ पे आप जाकर के सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराया जाता है बहुत तरीके का, वो सर्विसेज गैलरीज। ये सब क्या है, इमर्जिंग फॉर्मेट्स है। ये आधुनिक तरीका है रिटेल प्रोसेस का, रिटेल मैनेजमेंट का। समझ में आया? यस मैम। अच्छा लगा ये क्लास? यस मैम। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्टिंग ये क्लास देखो, था। गुड, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा।
टाइम कब निकला से पता Yes, ही नहीं ma'am. चला। नहीं पता चला ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये थोड़ा सा डायग्राम है जो मैंने आपको भी बताया ना, वो सबको डायग्राम के फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। एक बार तुम लोग खुद देखना, मैं अभी तो नहीं सेंड करूंगी क्योंकि इसमें अभी मैं काम कर ही रही हूँ इस पे, ठीक है, लेकिन मैं आपको भेज दूंगी ये सब भी, आप एक बार Okay. चेक कर लीजिएगा। ऐसे सब बता दिया। और अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो सप्लाई चेन पढ़ेंगे, क्योंकि सप्लाई चेन समझना जरूरी है, ठीक है ना। सप्लाई Yes, चेन, सप्लाई चेन को हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बोलते हैं। We'll go for distribution channel. This can be simplest, this can be complex. It can be direct from manufacturer to customer. It can keep 2-3 other also other things in between the channels. तो हम चलेंगे इस पर नेक्स्ट क्लास में, हम सप्लाई चैनल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes. अच्छा, Yes, sir. अटेंडेंस 2 मिनट रुकना।